राजस्थान को मिल सकती है बड़ी राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को एक अहम पत्र लिखा है और उन्होंने चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी 3 बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने का आग्रह किया है। इन प्रस्तावों से चिनाब जैसी हिमालय से निकलने वाली नदियों का अतिरिक्त पानी अब ब्यास, रावी और उज जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में लाया जा सकेगा। इससे उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ साथ राजस्थान को भी बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने लिखा, राजस्थान को करीब 1.0 MAF पीने के पानी के लिए और 1.0 MAF सिंचाई के लिए और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी की जरूरत है। साथ ही राजस्थान के पास पहले से मौजूद प्राकृतिक झीलों और जलाशयों में 1.0 MAF पानी जमा करने की क्षमता भी है। इन 3 मुख्य योजनाओं से राजस्थान को ये फायदा होगा। ब्यास सतलुज नदी में अतिरिक्त पानी पहुंचेगा, जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान को भी फायदा मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को लेटर लिखा है और इंदिरा गांधी नहर को चिनाब नदी का पानी में मिले और राजस्थान और तमाम नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों को चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी इस योजना के माध्यम से पानी और ज़्यादा मिले। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं और केंद्र को अब लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि उत्तर भारत के साथ साथ और भी कई राज्यों को इस परियोजना का फायदा मिल सके। इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान की बड़ी आबादी को सिंचाई और पीने के लिए राहत मिलेगी, पानी की राहत मिलेगी, औद्योगिक क्षेत्रों को जल आपूर्ति आसान होगी। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र लिखा है और राजस्थान की प्यास को बुझाने के लिए ही नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कई प्रदेशों को इससे फायदा हो सकता है। क्या लिखा गया है इस लेटर में? देखिए नंदिनी, बिल्कुल ये अहम लेटर इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान को सबसे अधिक पानी की जरूरत है, चाहे वो पेयजल की जरूरत हो चाहे सिंचाई की जरूरत हो। इसके साथ ही हरियाणा और तमाम राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। इस पत्र का मकसद ये है कि जो बेसिन से जुड़ी हुई 3 बड़ी जल परियोजनाएं हैं उनको जल्द लागू करने का आग्रह किया है। इन योजनाओं का जो लाभ मिलेगा वो राजस्थान को मिलेगा और किस लिहाज से मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो अतिरिक्त पानी है, जो हिमालय से नदियों से जो अतिरिक्त पानी निकलता है नंदिनी, अब वह व्यास, रावी और उस जैसी पूर्व से बहने वाली नदियों में लाया जा सकेगा, जिसका फायदा राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान के साथ साथ इससे उत्तर भारत के और भी राज्यों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में लिखा है कि राजस्थान को करीब 1.10 मिलियन एकड़ फीट पौने की पानी के लिए 10 MF सिंचाई के लिए MF औद्योगिक जरूरत पानी की आवश्यकता है, यानी कि जो पानी की आवश्यकता है उसका उल्लेख किया गया है। और उन्होंने एक बड़ी बात जो कही है कि इन 3 प्रमुख परियोजनाओं को राजस्थान को यह फायदा होगा, व्यास और सतलुज नदी में अतिरिक्त पानी पहुंचेगा, जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान को फायदा मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर में पानी आएगा, यानी कि इन योजनाओं का जो लाभ है नंदिनी, पूरी तरह से राजस्थान में जिन जिलों में अभी भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और सिंचाई के कारण कई बार फसलें सूख जाती हैं, उन जिलों को पानी मिलेगा और साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी इससे पानी मिलेगा। जल्द ही इस परियोजनाओं को लागू करने की मांग उन्होंने की है जल संसाधन मंत्री से। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लाल सिंह फौजदार, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस एक तरीके से एडवाइस को अगर केंद्र मान जाता है तो इससे ना सिर्फ राजस्थान को फायदा मिलेगा बल्कि ब्यास, रावी और उज जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में चिनाब नदी का पानी लाया जा सकेगा और पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ साथ राजस्थान को भी फायदा होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल राजसमंद का दौरा है। सुबह 9:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 10:20 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10:30 पर फिर उदयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 10:50 पर हेलीपैड, पुलिस लाइन, राजसमंद पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 11 बजे नौचौकी पाल, राजसमंद झील जाएंगे सीएम और राजसमंद झील के नौचौकी पाल पर पूजन और दर्शन का कार्यक्रम है। फिर 11:20 पर
नौचुकी पाल से प्रस्थान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम के तहत सभा में शिरकत करेंगे और इसके बाद जालौर जाने का भी सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। लगभग 1:35 पर मुख्यमंत्री सीलू घाट जालौर पहुंचेंगे और सीलू घाट पर दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का। सांचौर के सीलू घाट में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव उदय प्रदीप गौड़ का निधन हो गया है। आज हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में टीए की बैठक हुई और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पूर्व महासचिव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे विधि जगत से जुड़े कई लोग, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के साथ ही अधिवक्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वतंत्रता सेनानी रमेश चंद्र गौड़ के पुत्र थे उदय प्रदीप गौड़। राज्य में पहली बार हुई एडीजे सीधी भर्ती परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे थे प्रदीप गौड़ और उनके निधन के बाद टीए की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के साथ तमाम लॉयर्स, तमाम लोग पहुंचे। राज्य में पहली बार एडीजे सीधी भर्ती परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे थे पूर्व महासचिव। और अब खबर जुड़ी है सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द मामले से। भर्ती रद्द को लेकर एक और सांसद का बयान सामने आया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि टॉपर आदित्य उपाध्याय और प्रवीण खराड़ी का नाम पेपर खरीद फरोख्त में आना चिंताजनक है और इस भर्ती परीक्षा का पेपर पूरी तरीके से लीक हुआ था। सांसद राजकुमार रोत ने अब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको ज्ञात होगा कि एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, अब राजकुमार रोत ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टॉपर्स का नाम चीटर्स की लिस्ट में आना, यानी पेपर लीक में जिनकी भूमिका रही, जिन्होंने पेपर खरीदकर ये एग्जाम पास किया, तमाम टॉपर्स ऐसे रहे हैं। तो टॉपर आदित्य उपाध्याय और प्रवीण खराड़ी का नाम भी यहाँ पर जिक्र में। इस भर्ती परीक्षा का पेपर पूरी तरह लीक। सांसद राजकुमार रोत ने अब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर सोशल मीडिया पर यह संदेश दिया है। तो अब तमाम जनप्रतिनिधि एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और अब खबर श्रीगंगानगर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जस्सा सिंह मार्ग पर अज्ञात युवकों ने की कई राउंड फायरिंग। कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर फायरिंग का मामला है। आशीष गुप्ता के पैर में गोली भी लगी है। अस्पताल में इलाज जारी है। जिम से बाहर निकलते वक्त फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। श्रीगंगानगर में नाकेबंदी करवाई गई है और कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर हुई फायरिंग के इस प्रकरण के मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी। तो आप देखिए सरेआम किस तरीके से दिन दहाड़े श्रीगंगानगर में फायरिंग हुई है और ये कॉलोनाइजर जिम से बाहर निकला और इस कॉलोनाइजर पर उसके बाद आशीष गुप्ता नाम है, उसके बाद फायरिंग कर दी गई। पैर में आशीष गुप्ता की गोली लगी है। वक्त रहते आशीष गुप्ता ने जिम के अंदर वापस से प्रवेश किया या अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिस वजह से गोली पैर में ही लगी। लेकिन ना, ये घटना और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। अभी फिलहाल आशीष गुप्ता घायल हैं। ये युवक मारने के इरादे से वहां पर जाहिर तौर पर आया था। कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता का मर्डर करने के लिए ये व्यक्ति वहां पर आया था। यह अज्ञात युवक है जिसने कई राउंड फायरिंग की। श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है और दिल दहला देने वाली ये घटना है। एक कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता अपनी जिम से बाहर निकलते हैं और जैसे ही जिम से बाहर निकलते हैं उसके बाद ये व्यक्ति जो अज्ञात युवक है वहां पर
फायरिंग करना शुरू कर देता है। और आप देख सकते हैं दिन का ये वक्त है, सुबह सुबह का ये वक्त है। जैसे तैसे आशीष गुप्ता ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। पैर में गोली लगी है आशीष गुप्ता के। सुबह करीब 10 बजे ये घटना हुई थी, जिस पे तुरंत मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। मैं भी मौके पे गया था, साथ साथ हॉस्पिटल में जहां पर जो विक्टिम में भर्ती थे उनसे भी जाकर के बात की है। इस मामले में हमारी कई टीमें लगातार लगी हुई हैं और हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्द से जल्द हम इस मामले का पूरा खुलासा करें। सर, अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? व्यापारी को किसी तरह की थ्रेट थी या किसी तरह के और कुछ? इन सभी पहलुओं पर अलग अलग लोगों से बात करके डिफरेंट जो एंगल्स उस पर वर्क किया जा रहा है। जैसे ही कोई कंक्रीट कोई चीज़ आती है तो उसको इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में अब भी दूर दूर तक खौफ नहीं है। आप देखिए दिन दहाड़े, यानी ये व्यक्ति बिना कानून से डरे सीधा आशीष गुप्ता का मर्डर करने के इरादे से वहां पर पहुंचता है, लेकिन अपने मंसूबों में ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाता। आशीष गुप्ता कॉलोनाइजर हैं श्रीगंगानगर में। जैसे ही जिम से बाहर निकलते हैं, एक युवक का हाथों में गन लेकर सीधा सामने आता है और उसके बाद कई राउंड फायर करने की आशीष गुप्ता पर कोशिश होती है, लेकिन वहां पर आशीष गुप्ता जो है जिस पर फायरिंग हुई उनके द्वारा तुरंत प्रभाव से कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं अलर्ट मोड पर वो रहे होंगे और उसके बाद तुरंत वहां से वो भागे, जिसकी वजह से पैर में गोली लगी है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से, राकेश शर्मा। राकेश, दिन दहाड़े फायरिंग हुई है आशीष गुप्ता की, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली ये वारदात? निश्चित रूप से आपने जो कहा कि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली बात है, निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था को एक तरह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े करीब 8:30 9 बजे के करीब की घटना है ये कि सरेआम किसी व्यक्ति पर लगातार इस प्रकार से फायरिंग की जाए और अपराधियों के हौसलों भी वो कि एक इतना जबरदस्त तरीके से ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है बसंती चौक। यहाँ पर काशीनाथ टावर नाम से एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ये जिम चलता है। तो आशीष गुप्ता तो शहर के एक बड़े व्यापारी हैं, कॉलोनाइजर भी हैं, आर्ट स्कीन के दुकान भी है, प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा व्यवसाय है इनका। वो रोजाना यहाँ जिम करने आते थे। जो ही वो जिम करके अपना वर्कआउट करके नीचे आए, आकर के वो खड़े ही हुए थे। इसी जो गेट है इसका जिम का, उसके ठीक सामने एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट से वो दोनों जो आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, वो निकले, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 4-5 गोलियां चलाई उन्होंने और चूंकि वो सजग थे, शायद पहले सजग थे वो, इसलिए वो तुरंत वहां से भागे और भाग करके वापस जिम के अंदर घुसे। तब तक वो दोनों आरोपी वापस उस रेस्टोरेंट में घुस करके इसके मुख्य द्वार से निकलकर फरार हो गए। तो ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार से शहर के अंदर पहले भी कई व्यापारियों को यहाँ पर लगातार इस प्रकार की गैंगस्टरों द्वारा फिरौती के लिए धमकियां दी जाती रही हैं और आशीष गुप्ता को भी पहले इस प्रकार की धमकियां भी लगातार दी गई थी। और पुलिस है वो हालांकि धरपकड़ लगा कर रही है, लेकिन जो पुलिस का जो एक बाल जो इसको बोलते हैं कि एक डर भय होना चाहिए, वो अपराधियों से यहाँ पर बिल्कुल निकल गया है। और इसी कारण क्या है कि हर छोटे मोटे हाथी से दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से एक सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से दो युवक अचानक निकलते हैं और एक कारोबारी के ऊपर इस प्रकार का हमला करते हैं। ये तो सौभाग्य है उनका कि जो गोली है वो सामने जहां वो खड़े थे उनके और ठीक सामने जहां वो खड़े थे एकदम सर के आसपास का फासला था। अगर सही निशाना बैठा निश्चित रूप से सर में गोली लगती है, क्योंकि सामने ठीक पीछे मेडिकल स्टोर है जिसके ऊपर ये गोली लगी। वहां पर बोतलें टूट गई और उसका जो कांच है उसके अंदर एक छेद हो गया, नीचे पैरों में भी गोली लगी उनके और वो लड़खड़ा कर अंदर चले गए। तो आशीष गुप्ता की जो हालत है फिलहाल स्थिर है, कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। प्राजोतिया हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसको भर्ती करवाया गया है। लेकिन जो आपने कहा कि निश्चित रूप से पुलिस का इकबाल है वो बुलंद नहीं है बिल्कुल भी, और पुलिस को इस बारे में विचार करना चाहिए कि अपराधियों के जो हौसले हैं उसको किस प्रकार से पस्त किए जा सके। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो श्रीगंगानगर में हुई दिन दहाड़े इस वारदात से लोगों में भी खौफ है कि आप देखिए अपराधियों में कानून का डर होना चाहिए, और ये दिन दहाड़े ऐसे इलाके में जो बाजार वाला एरिया है और इतने लोग वहाँ पर होते हैं और बिना डरे ये व्यक्ति वहाँ पर आशीष गुप्ता के ऊपर फायरिंग करके और भाग जाता है।
और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन पाली जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री और पाली एसपी चूनाराम जाट ने शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने बताया कि स्कूल में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सुमेरपुर आने का संभावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री हो या पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट हो, सोमवार को उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था। उन्होंने तालाब का दौरा किया था, उन्होंने हेलीपैड का दौरा किया था, उन्होंने सभा स्थल का भी जायजा लिया था। आने को लेकर अब तैयारियां जोरों पर चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जल वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत लगातार प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुमेरपुर आने का कार्यक्रम अभी बन रहा है, लेकिन प्रशासन में हलचल देखने को मिल रही है, जिससे लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल या 19 या 20 तारीख तक सुमेरपुर आने का संभावित दौरा बताया जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले उपखंड अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा अभी तक मुख्यमंत्री आने का तारीख अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री आएगा या नहीं आएगा वो तो अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आदेश आएगा उसके बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन सुमेरपुर प्रशासन में हलचल देखने को मिल रही है। अब उपखंड प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। आज उपखंड प्रशासन के द्वारा निरीक्षण भी किया गया, हेलीपैड का उन्होंने निरीक्षण किया, आज तालाब का भी उन्होंने सुबह सुबह निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर भी आज शाम को एक बार फिर सुमेरपुर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय विधायक जोराराम कुमार के प्रयासों से इस तालाब को करीबन 3 करोड़ 67 लाख रुपए राशि स्वीकृत हुई है। उसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री आने का कार्यक्रम बन रहा है। यहाँ का उद्घाटन वो करेंगे, जो तालाब का सौंदर्यीकरण का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री आने की तैयारियां प्रशासन के द्वारा जोरों पर चल रही है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कई मजदूरों द्वारा साफ सफाई करवाई जा रही है तालाब में। यहाँ आने वाले सड़क को भी बनाया जा रहा है। यहाँ के रंग रोपण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। तालाब में पूरी तरह से सफाई करवाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री आने की जो एक देखने को मिल रही है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन अरुण बैरवा, सुमेरपुर। अजमेर में जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। ये जुलूस साधु संतों पर हमलों, तीर्थ स्थलों पर अतिक्रमण और आपराधिक घटनाओं के विरोध में निकाला गया। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। समाज के प्रतिनिधि गौरव जैन और नीरज जैन ने बताया कि साधु संतों की यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कई जैन मुनियों की मृत्यु हुई है, जिससे समाज में गहरा आक्रोश है। जैन समाज ने सरकार से मांग की है कि तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सकल जैन समाज द्वारा एक महा आक्रोश मौन रैली निकाली गई है। ये रैली हमारे तीर्थों के लिए, हमारे जैन मंदिरों के लिए, हमारे स्थानक के लिए और हमारे साधु साधियों की रक्षा हेतु निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज अपनी भावना प्रकट करते हुए कहता है कि हमारे जैन साधु जो पद विहार करते हैं, हमारे जैन साध्वी जो पद विहार करते हैं, उन्हें किसी कारण से कुछ लोग दुर्घटनावश कर देते हैं। जानबूझकर इस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सरकार से हमारी जैन समाज की मांग है कि हमारे साधु साधियों की सुरक्षा के लिए जब भी वो पद विहार करें, उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए और एक नया कानून बनाया जाए कि जैन साधुओं और साधियों की दुर्घटना करने वाले पर बहुत जैन साधु संत हमारे महाराज श्री सतिया जी, उनके साथ देश भर में कहीं न कहीं दुर्व्यवहार की घटना है, कहीं पर उन पर हमले की घटना है। और कर्नाटक का तो 2 साल पहले का उदाहरण है, जिसमें हमारे महाराज श्री पर की हत्या करने का भी काम किया। इस प्रकार की घटनाएं देश भर में लगातार बढ़ रही है। और इसी प्रकार हमारे साधु संत जो कि विहार करते हैं, पैदल
अपना विहार उनका होता है, उस विहार के समय जगह जगह देश भर में दुर्घटनाओं की सूचना आती है और उसमें कुछ जगह पे तो इंटेंशनली जानबूझ करके कुछ राज्यों में इस प्रकार की घटनाओं को कारित किया जा रहा है। इसको लेकर के जैन समाज में देश भर में नाराजगी है, चिंता है, दुख है। इसी प्रकार हमारे जैन आस्था के स्थल, चाहे जैन मंदिर हो, स्थानक हो, धर्मशालाएं हो, हमारे इस प्रकार के स्वाध्याय भवन हो, उनके आसपास जानबूझ करके गंदगी डालने से लेकर के उन पर कब्जा करना, उनको छिन्न भिन्न करना, उनको तोड़ने का षड्यंत्र रचना, इस प्रकार की घटनाएं देश भर में बढ़ी है। इन 3 विषयों को लेकर के आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री के महोदय के नाम और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के नाम। वहीं नीट परीक्षा में टॉप करने वाले महेश कुमार सालासर धाम पहुंचे, जहां पर असाधारण उपलब्धि के लिए पुजारी परिवार की ओर से स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ निवासी महेश कुमार 720 में से 686 अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया टॉपर बनकर उभरे हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले महेश के माता पिता दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी शैक्षणिक यात्रा दृढ़ता और अनुशासन से चिन्हित है। आज बहुत खुशी हो रही है कि इस खुशी के अवसर पर मुझे ये भेंट स्वरूप ये उपहार दिया गया, मुझे यहाँ पे इतना सम्मान दिया गया, बालाजी के दर्शन कराए गए इतने नज़दीक से, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर हैं, बुढ़ानिया सर, गुलेरी सर, योगेंद्र सर, उन्होंने रिजल्ट से कुछ दिन पहले पैदल यात्रा की थी हमारे अच्छे रिजल्ट के लिए। मैं भी कोचिंग के कुछ स्टाफ से पहले रिजल्ट से कुछ दिन पहले बालाजी के दर्शन करने आया था। अपने अच्छे रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पे अपनी इच्छा प्रभु के सामने रखी थी कि मेरा एक अच्छा रिजल्ट आए और वैसा ही हुआ और आज मैं वापस बालाजी के दर्शन। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर उपखंड क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान पर श्रमदान किया गया है। वंदे जल गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें ब्लॉक के करीब 512 सरकारी कार्यालय की साफ सफाई की गई। इस दौरान एसडीएम शंकरलाल मीणा ने अपने कार्यालय समेत अन्य दफ्तरों की साफ सफाई की और क्षेत्र का जायजा भी लिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान अब जन अभियान बन चुका है और ये कहना है अभियान के प्रदेश संयोजक मुकेश दादीच का। झुंझुनू दौरे पर आए प्रदेश संयोजक मुकेश दादीच ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 5 जून से शुरू हुआ अभियान 20 जून तक चलेगा, लेकिन इस अभियान को जिस मकसद के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने शुरू किया वो साकार होता नजर आ रहा है। बीते 10 दिनों में 15 जून तक इस अभियान में 88,000 कार्यक्रमों के जरिए 70 लाख लोग जुड़ चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि यह अभियान अब सरकार का नहीं बल्कि जन अभियान बन चुका है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 तारीख से जो अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जम्मू रामगढ़ से की थी, 20 तारीख को ये अभियान औपचारिक रूप से समाप्त होगा। इस अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी कि इसको एक जन अभियान हम बनाएं, मोटे तौर पे हम इसमें एक प्रकार से सरकार ने सफलता प्राप्त की है। सभी राजस्थान के धार्मिक स्थल, सभी ऐसे सरोवर जहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी इकट्ठा होता है, उन सब का पूजन हुआ है और एक जल के प्रति आम जन में जन भावना व्याप्त हुई है। मुझे लगता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो पहल है ये मोटे तौर पे अब रंग लाने लग गई है और अभी 5 जून से 15 जून तक पूरे राजस्थान में 88,000 कार्यक्रम आयोजित हुए। 88,000 कार्यक्रमों के माध्यम में लगभग